औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग जो है ना वो खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें दो चीज़ें हैं, एक रिएक्टिविटी है एल्केन की और दूसरा एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ या उसके रिएक्शन जो है, इन दो चीज़ों को पढ़ेंगे। एल्केन जो है वो नॉर्मली बहुत ही कम रिएक्टिव है, बल्कि इनर्ट है। अंडर नॉर्मल कंडीशन ये रिएक्ट नहीं करते किन किन चीज़ों के साथ, एसिड के साथ, बेसिस के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या फिर रिड्यूसिंग एजेंट हो। एल्केन को पैराफिन भी बोलते हैं और ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। पैरम जिसका मतलब लिटल, एफिनिटी यानी लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव है रूम टेम्परेचर के ऊपर, नॉर्मल कंडीशन के ऊपर, एम्बिएंट कंडीशंस जो है जिसमें टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन अगर इसको सूटेबल कंडीशंस जो है प्रोवाइड कर दी जाए तो फिर ये रिएक्शन देता है हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन एल्केन का जो है वो रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह कोई दूसरी चीज जो है वो ले लेती है। और दूसरे हैं थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शंस। ये या तो हीट करने से या फिर कैटालिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन प्रोसीड करता है थ्रू फ्री रेडिकल प्रोडक्शन। फ्री रेडिकल कैसे बनता है उसको भी हम दिखाएंगे, लेकिन अभी इससे पहले ये दो चीज़ें चलें, इसको हम जो है कोई थोड़ा सारा आगे ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक CH4 जब हम रखते हैं तो इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। इसमें से एक हाइड्रोजन जो है उसको रिप्लेस करें किसी और चीज के साथ, तो जो चीज नई इसकी जगह आके लेगी, फॉर एग्जांपल हमारा नाइट्रो ग्रुप है HNO3 के साथ, जब 400 से लेकर के 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको हीट अप करते हैं तो यहाँ से ये हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और इस तरह से हमारे पास नाइट्रो मिथाइल वजूद में आता है और इसके साथ वाटर जो है ना वो इवॉल्व होता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमने कैसे की, एक हाइड्रोजन जो है उसको नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस किया और इसके साथ लगा हुआ एक H जो है वो इधर चला गया, नाइट्रो में से एक ऑक्सीजन भी इधर गया, तो यहाँ जो है वो, और ये H भी मौजूद था। असल में ये OH NO2 के हिसाब से जुड़ा होता है, तो ये OH पूरा ग्रुप जो है इससे उतर गया है, नाइट्रो वहां पे गया और एक H यहाँ से आके इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ लगा और इस तरह से ये वाटर रिप्लेस हो गया। अब हम फ्री रेडिकल की अगर बात करें, उसको हमने आगे जाके डिटेल पढ़ना भी है। तो एक बात समझनी है, जो कोई भी बॉन्ड बनता है खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जिस तरह हमने CH4 लिखा था, CH4 ऐसे, या हम Cl2 लिखते हैं जिसको हम Cl बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एक्चुअली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है जिनको हमने एक रॉड से जो है
ऐसे हमने ये लाइनों से रिप्लेस किया हुआ है, लेकिन असल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसको भी हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल को भी इस शक्ल में लिखेंगे ऐसे कि एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया हुआ है। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था ऐसे, ये हम शेयर कर लेते हैं। अब ये जो बांड टूटता है, इसके टूटने के 2 तरीके होते हैं। बांड के टूटने को फिशन भी कहते हैं और क्लीवेज भी कहते हैं। ये 2 तरीके की होती है, एक होमोलिटिक और दूसरी हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक क्लीवेज या बांड फिशन जो है वो इस तरीके से है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने साथ और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लीवेज यहाँ से दरमियान से होती है, और ये क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन के साथ हिलाता हो गया। जबकि हेटेरोलिटिक जो इसकी क्लीवेज है उसको अगर हम देखें तो उसमें होता ये है कि एक अगर ये इस तरह का बांड है CHCl का, तो जब बांड टूटता है, बांड ऐसे टूटता है, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ले लेती है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्योंकि दे के गई है इसलिए, तो हेटेरोलिटिक के केस में आयन प्रोड्यूस होते हैं और होमोलिटिक के केस में जो है वो 2 फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं हम ज्यादा टेम्परेचर दे करके या यूवी या विजिबल लाइट जो ये ऑब्जर्व करे वो दे करके। इसको हम फर्दर पढ़ेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं या फिर थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शन जो है वो इसमें हो सकते हैं जब हम इसको सूटेबल कंडीशंस दें। अगर आप एम्बिएंट कंडीशंस की बात करें, रूम टेम्परेचर की बात करें, तो फिर एल्केन जो है वो पैराफिन है, यानी वो इनर्ट है या बहुत ही लेस रिएक्टिव है और नहीं रिएक्ट करते वो एसिड के साथ, बेसिस के साथ, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, क्योंकि एसिड आएगा तो उसको कोई जो है वहां पे इसको जो है ना फर्दर हम इसको एक्सप्लेन इस तरह से करेंगे कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गिव रीजंस व्हाई एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन द एल्कीन। तो उसमें हम इसकी वो रीजन कोट करेंगे। उसमें पहली रीजन ये है कि नॉन पोलैरिटी है CH बॉन्ड की, और दूसरी है इनर्टनेस इसकी सिग्मा बॉन्ड की। ये 2 चीजें जो है हम अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। नंबर 1, रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, स्मॉलर द रिएक्टिविटी, वीकर द बॉन्ड, ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी। जितना बॉन्ड कमजोर होगा इतनी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी। और अब हम देखते हैं कि ये जो CH बॉन्ड है इसके दरमियान में कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर, तो ये डिपेंड करता है ये पोलर है नॉन पोलर है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। इसकी अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन की वो है 2.5 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन की वह 2.1। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका जो बनता है वो 0.4। अब हम बॉन्ड को कब पोलर कहते हैं और कब नॉन पोलर कहते हैं? अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये 0 से 0.5 तक होता है, when the electronegativity difference is less than 0.5, हम कहते हैं बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है C और H के दरमियान
ये दोनों में इक्वली शेयर हो रहा है। अच्छा, जब ये इक्वली शेयर हो रहा है तो फिर इसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है, ना पॉजिटिव पोल बन रहा है ना नेगेटिव पोल बन रहा है। नतीजा इसका ये है कि इलेक्ट्रोफाइल आ जाए या फिर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ जाए, उसको अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे कंडीशन जो है वो सूटेबल नहीं है। तो एक बात ये हो गई कि यहाँ पे C और C बॉन्ड जो है एल्केन के अंदर ये कंप्लीटली नॉन पोलर है, और CH बॉन्ड जो है लीस्ट पोलर है, या हम इसे कहते हैं कि ये भी क्या है, नॉन पोलर। इसलिए ना तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे एक्ट कर सकता है ना इलेक्ट्रोफाइल। एल्कीन की जो है शक्ल वो और होती है, उसको आगे पढ़ लेंगे। अब हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्यों इनर्ट है। सबसे पहले एल्कीन जितनी भी हम पढ़ेंगे सारी की सारी के अंदर हिब्रिडाइजेशन का जो स्टाइल है, हिब्रिडाइजेशन जो है वो इसके अंदर पाई जाती है sp3। मीन कार्बन के सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बॉन्ड फॉर्म बाय द लीनियर ओवरलैप, यानी जो सामने से ऐसे लीनियरली ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो जो बॉन्ड बनता है। और किस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है that is concentrated above and below the line, along the line joining the two nuclei। तो अब जो हमारा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे C और H का, ये सिग्मा बॉन्ड है। मीन्स कि अगर कार्बन को लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन को, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है हम सिंपली अगर बोलें तो वो इन दोनों के दरमियान में मेजर उसका कंटेंट जो है वो लाई कर रहा है, एंड दैट इज टाइटली बाउंड बिटवीन टू न्यूक्लियाई। और बाहर से आने वाला कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। इस तरीके से ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है और इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। It needs a large amount of energy to break the sigma bond. Therefore, alkenes are least reactive due to two reasons. Number one, non-polarity of CH bond and inertness of sigma bond. अब हम इसकी जो लेस रिएक्टिव होने के बावजूद रिएक्शंस हैं उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला रिएक्शन जिसको हम पढ़ेंगे उसका नाम है कंबस्शन रिएक्शन। अगर हम इन रिएक्शंस को जो है एज सच ही करना शुरू कर दें तो हमारे लिए मसला ये होता है कि हमें याद नहीं होते reactions of alkanes। alkanes के रिएक्शन, alkanes के रिएक्शन जो है नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होते, लेकिन अगर सूटेबल कंडीशंस दी जाएं तो फिर हम चार तरह के रिएक्शन इसके पढ़ेंगे। पहला जो है, और याद भी हमने ऐसे ही करना है कि यहाँ पे हमने लिख लेना है और पहले हमने याद कर लेना कि रिएक्शन चार कौन से होते हैं। नंबर वन, कंबस्शन रिएक्शन, सबसे पहला कंबस्शन रिएक्शन। नंबर टू, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसके सब हेडिंग में
इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। दूसरे नंबर पे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। फिर तीसरे नंबर पे नाइट्रेशन और चौथे नंबर पे एलोजिनेशन। ये चार रिएक्शन हम पढ़ेंगे, हम पहले इनके एडिंग याद कर लेंगे। नंबर 1 कंबस्शन रिएक्शन, नंबर 2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसके दो सब एडिंग है। नंबर 1 पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, नंबर 2 पे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, नंबर 3 पे नाइट्रेशन, नंबर 4 पे हैलोजिनेशन। फिर से हम देख लेते हैं। नंबर 1 पे कंबस्शन रिएक्शन, नंबर 2 पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नंबर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दो आगे टाइप्स हैं, एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, दूसरा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। फिर तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन और चौथे पे पढ़ेंगे हैलोजिनेशन। तो ये हमने इसको याद कर लेना है सबसे पहले कि जो हैलोजन है चार किस्मों के रिएक्शन देते हैं। नंबर 1 पे कंबस्शन रिएक्शन, नंबर 2 पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन की दो किस्में, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, फिर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, नाइट्रेशन है और फिर हैलोजिनेशन। अब हम इन चारों को एक एक करके तो फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहली बात कंबस्शन रिएक्शन जी। एल्केन का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है बर्न होना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कंबस्शन। तो सबसे पहले लेंगे कंबस्शन क्या है। बर्निंग ऑफ alkane in the presence of oxygen is called combustion। ये बात हो गई हमारी कि ऑक्सीजन मौजूद हो और एल्केन बर्न करे, तो इस प्रोसेस को हमने कंबस्शन बोला है। जब कंबस्शन होती है तो ये अलग बात कि हमें कंबस्शन करवाने के लिए बहुत ही हाई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन वंस के ये प्रोसेस शुरू होता है तो कंबस्शन में बहुत ज़्यादा हीट भी निकलती है और कंबस्शन प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमेशा दो ही होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हमारे पास जो है वो वाटर बनता है। और ये जो हीट इसके अंदर बेशुमार निकलती है, ये वाली जो हीट है इसको हीट ऑफ कंबस्शन बोलते हैं। ये क्या चीज होती है इसको भी देख लेते हैं। हीट ऑफ कंबस्शन, द अमाउंट ऑफ हीट produced when 1 mole of alkane completely burn in the presence of oxygen। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 1 मोल एल्केन का जो है वो बर्न हो, तो जितनी अमाउंट जो है वो हीट की इवॉल्व होती है उसे हीट ऑफ कंबस्शन बोलेंगे। अब इस रिएक्शन को फर्दर हम देखते हैं कि होता क्या है। तो जब एल्केन जो है हमारे पास सिंपल एल्केन मीथेन बर्न करती है इन द प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन तो क्या होता है? उस वक्त अगर हम CH4 लें, CH4, इसको हम प्रोवाइड करें ऑक्सीजन के 2 मोल, तो नहीं काम हो चलेगा। जब तक कि हम इसको फ्लेम नहीं देंगे तब तक ये कंबस्शन नहीं होगी। जब फ्लेम देंगे तो उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, 2 मोल जो है वाटर के बनेंगे, और इसके साथ जो है वो जो डेल्टा H इवॉल्व होगा वो होगा 891 किलो जूल पर मोल। हीट इतनी जो है, ये वो हीट है जो हम खाना पकाने में यूज करते हैं, डोमेस्टिक यूज में ये आता है। तो इस तरह से ये हीट ऑफ कंबस्शन है इसके अंदर, ये कंबस्शन प्रोडक्ट है। हमेशा याद रखना है, ये एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो या कायनात की जो कोई भी चीज हो, जब वो बर्न करती है, कंबस्शन प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर कोई आपसे पूछे कि कंबस्शन प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, तो आपने क्या बताना है कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमाउंट ऑफ हीट जो भी इवॉल्व होती है। ठीक है जी। तो ये था हमारा कंबस्शन रिएक्शन जो है पहला। कंबस्शन से हम आगे बढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन पे आएंगे। ऑक्सीडेशन 2 तरीके की है, एक है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और दूसरी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि जो सप्लाई है ऑक्सीजन की उसको लिमिटेड कर दिया जाता है, तो पूरी तरह से फिर वो बर्निंग जो है उस तरीके से नहीं होती। अब जब बर्निंग उस तरीके से नहीं होती तो फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। यही वही गैस है जिसकी वजह से सफोकेशन भी होती है, और अगर बंदा इसको इनहेल करता है तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन की जगह जो है वो कार्बोक्सिली हीमोग्लोबिन बनती है, और वो ऑक्सीजन सप्लाई का प्रोसेस जो ब्लड करता है वो फिर नहीं कर सकता। तो अब हम देखेंगे इनकम्प्लीट जो ऑक्सीडेशन है उसको। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में हमारे पास जो है 3 मोल जो है वो मीथेन के हैं, गैस के। 5 मोल जो है O2 गैस जो है ये मिलती है, तो बनते हैं हमारे पास जो है वो 2 मोल CO के और 6 मोल H2O के, और इसके साथ ये कार्बन ब्लैक जो है ये भी गैस है, ये लिक्विड वाटर, और यहाँ पे ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे फ्लेम जो है इसकी भी वैसी ही जरूरत है। ये मीन के अंडर डिफरेंट कंडीशंस जो है चीजें ऑक्सीडाइज होती हैं डिफरेंटली। तो ये बात जो है ना, ये पहला कंबस्शन वाला रिएक्शन भी जो है वो भी ऑक्सीडेशन थी और ये भी ऑक्सीडेशन है। और डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उसको लिमिटेड करती है। अब इसके बाद है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। जब हम कैटालिस्ट कॉपर यूज करते हैं तो यही CH4 जो है हमारी, ये हमें कुछ और किस्म की प्रोडक्ट्स जो है वो देती है। देखते हैं वो कौन सी है। मीथेन गैस ली और नेसेंट ऑक्सीजन जो है उसके साथ इसको रिएक्ट करवाया। नेसेंट के मतलब ये नौ मौजूद गैस है, ताज़ा ताज़ा पैदा हुई है, न्यूली बॉर्न गैस है, उसी वक्त इसको बनाया गया है। कॉपर कैटालिस्ट, टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है उस वक्त बनती है हमारे पास अल्कोहल। यहाँ पे बनी है मिथाइल अल्कोहल। ये मिथाइल अल्कोहल जो है इसको फर्दर ये प्रोसेस जो चलता रहता है CH3OH प्लस फिर नेसेंट ऑक्सीजन कॉपर। यहाँ पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड कंडीशंस वही 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर है इसका प्रेशर है। अब ये यहाँ पे इस तरह करेगी कि वाटर जो है वो इलादा हो जाएगा और हमारे पास जो है वो एक नई प्रोडक्ट बनेगी जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं ये, और एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो इलादा हो गया। इस तरह से अब ये फॉर्मल्डिहाइड जो है ये फर्दर कन्वर्जन में ये काफ़ी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया जाता है। नेसेंट ऑक्सीजन ली, इसको हमने कॉपर कैटलिस्ट भी दिया, टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 200 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमारी फॉर्मल्डिहाइड जो है ये फोमिक एसिड में चेंज हो रही है इस तरीके से, और यहाँ पे ये नई ऑक्सीजन आके लग गई है, फोमिक एसिड बन गया। ठीक है जी। अब इससे आगे चलेंगे तो ये फोमिक एसिड जो है फर्दर जब चौथे स्टेप में नेसेंट ऑक्सीजन का सामना करता है तो इसके रिएक्शन के नतीजे में कंडीशन सेम है और बनता है हमारे पास जो है CO2 प्लस H2। ये सारे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस थे, इसको रिवर्स करें तो रिडक्शन होती है और हमारे पास जो है वो एल्केन बन जाती है, और ये इसकी फाइनल प्रोडक्ट जो है जिसको हमने कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर रखते हुए हमने कंप्लीट किया। तो ये था हमारे पास जो है वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हमने कॉपर कैटलिस्ट यूज किया, 400 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर यूज किया और उसके साथ जो है हमने 200 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर दिया। तो इस शक्ल में जो है वो हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट फाइनल आई है, 4 प्रोडक्ट है। इसी तरह से पूछ लिया जाता है कि आप किस तरह बनाएंगे इथेन से जो है वो एसिटिक एसिड। तो यहाँ बेटा जी हम जो है वो इथेन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम कर सकते हैं वैसे, तो इथेन ले करके तो उसको प्रोसीड करेंगे यहाँ तक, तो यहाँ पे आके वो बन जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा नकारी देता हूँ, कन्वर्जन या कारी देते हैं इसको। ये हमारे पास यहाँ पे CH3 है। अब रिएक्शन जो है ये जो हमने किया है यहाँ पे आ जाएगा CH2 और ये जो पीछे CH3 का है यहाँ पे, तो इस तरह से इथाइल अल्कोहल बन गया हमारे पास। इथाइल अल्कोहल जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह से एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, और ये एसिटाल्डिहाइड जो है इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे नेसेंट हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास ये फॉर्मिक एसिड की जगह एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है जी। तो इसको हम छोड़ेंगे आप और चलेंगे आगे, और आगे हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और उसकी जगह आने वाला ग्रुप लगता है। जब हम मीथेन की वेपर फॉर्म जो है उसको रिएक्ट करवाते हैं HNO3 के साथ, ऐसी शक्ल में कि 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। इस तरह से यहाँ पे CH4 गैस जो है प्लस HNO3,
इसकी शक्ल मैंने बताया था कि एक्चुअली यूँ है कि OH NO2, तो ये जब रिएक्ट करता है इसके साथ तो बनता है CH3NO2 प्लस H2O, और यहाँ पे टेम्परेचर हम रखते हैं 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट हमें मिलती है। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये है नाइट्रोमिथाइल जो इससे बनती है। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, अगला हमारा फाइनल रिएक्शन है और इसमें जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अडॉप्ट होता है। तो ज्यादा टेम्परेचर दे लें या फिर आप यूवी विजिबल लाइट यूज कर लें, तो जो एलोजेंस हैं इसका फ्री रेडिकल बना लिया जाता है। वंस के ये फ्री रेडिकल बन जाता है तो ये आकर के रिएक्ट करता है मीथेन के साथ, और मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके खुद HCl बना के निकल जाता है। लेकिन मिथाइल जो है इसका ग्रुप जो बनता है मीथेन का वो फ्री रेडिकल की शक्ल में होता है। फ्री रेडिकल जो है ये बहुत ही रिएक्टिव किस्म की स्पीशीज होती है। इसने बांड बनाने का जो इंजॉयमेंट है वो कर चुका होता है, अब ये बगैर बांड बनाए नहीं रह सकता। इसलिए ये बांड बनाने के लिए एक आम जो न्यूट्रल क्लोरीन है उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब इसमें अगर ऑर्डर रिएक्टिविटी का देखा जाए तो ये जो फ्लोरीन गैस है ये रिएक्टिव है बहुत ज्यादा क्लोरीन के मुकाबले में, क्लोरीन ब्रोमीन के मुकाबले में रिएक्टिव है, और जो आयोडीन है ये लीस्ट रिएक्टिव है, बल्कि ये रिएक्शन नहीं शो करती। तो नॉर्मली हम जिनको के रिएक्शन डिस्कस करते हैं वो क्लोरीन के और ब्रोमीन के होते हैं। फ्लोरीन के रिएक्शन जो है वो बहुत ही विग्रस होते हैं, बहुत ही वोलेटाइल होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं और काबू से बाहर हो जाते हैं, उसको करवाना मुश्किल हो जाता है। अभी हम जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसमें सिर्फ हम जो है वो इसकी एलोजिनेशन में करवाएंगे क्लोरीनेशन जी। तो आप क्लोरीनेशन कैसे करवाएंगे? क्लोरीनेशन को जब करवाएंगे तो ये प्रोसेस रुकता नहीं है। क्लोरीनेशन के प्रोडक्ट्स जो हैं जो बनेंगे वो बनेंगे, उसको हम पहले ही देख लेते हैं। एक बनेगा हमारे पास क्लोरो मीथेन, ठीक है जी। फिर बनेगा डाई क्लोरो मीथेन, फिर बनेगा हमारे पास क्लोरोफॉर्म, फिर बनेगा हमारे पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये 4 प्रोडक्ट हम बनाएंगे। ये प्रोसेस शुरू कैसे होगा? प्रोसेस शुरू होगा विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो लेट्स सी कि फ्री रेडिकल कैसे बनता है। ये 4 नंबरों का पूछा जा चुका है क्वेश्चन हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन का। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, इसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया और यहां पे HV यानी यूवी विजिबल लाइट इसको मिली, तो ये स्प्लिट अप हो गया और होमोलिटिक इसकी स्प्लिट होने की शक्ल है, बॉन्ड ब्रेक जो हुआ है इस तरह से ये 2 क्लोराइड रेडिकल बन गए। तो इस जो हिस्सा है उसके बाद यहां से क्लोराइड रेडिकल आता है। स्टेप 1 है ये इसका। स्टेप 2, स्टेप 2 में हमारे पास ये
H4 है। जब ये इसके साथ जो है फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है तो फ्री रेडिकल यहाँ से इस तरह से रिएक्ट करता है कि ये जो मिथाइल ग्रुप बाकी बचता है ये एक फ्री रेडिकल बन जाता है और यहाँ HCl की शक्ल में ये खुद सेटिस्फाई होकर बाहर चला जाता है। और फिर ये फ्री रेडिकल जो है ये एक और क्लोराइड मॉलिक्यूल के साथ जाके इंटरेक्ट करता है और खुद बना लेता है मिथाइल क्लोरोमीथेन और एक क्लोराइड रेडिकल जो है वो नया बन जाता है। अब ये क्लोराइड रेडिकल और जो एक और फ्री घूमता हुआ मिथाइल ग्रुप है जब कभी उसके साथ इसका इंटरेक्शन होता है तो ये टर्मिनेशन पॉइंट होता है जब क्लोरो ये मीथेन बनता है। तब इसके जो स्टेप्स हैं उनको नाम अगर दें तो इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन, इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन और इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। पर ये रिएक्शन यहां पे रुक नहीं जाता। अभी हमने बनाया है क्लोरोमीथेन। अब ये रिएक्शन जो है फर्दर जब प्रोसीड करता है तो उसमें हम देखते हैं वंश के ये चल पड़ता है फिर आगे चलता जाता है। इसको हमारे पास जो क्लोरोमीथेन है ये जब ये क्लोरोमीथेन जो है ये किसी और क्लोराइड ग्रुप के साथ जा करके अटैच होता है तो उस वक्त ये करता ऐसे है कि यहाँ पे CH2 एक रेडिकल बन जाता है Cl प्लस HCl और दूसरे स्टेप में जा करके ये जो हमारा फ्री रेडिकल है CH2Cl एक क्लोराइड के क्लोरीन मॉलिक्यूल से मिलता है और खुद तो शक्ल इसकी ये बन जाती है कि CH2Cl2 और यहाँ पे HCl बन जाता है। इसको हम कहते हैं डाइक्लोरो मीथेन। अब ये डाइक्लोरोमीथेन जो है ये फर्दर जाके एक और क्लोराइड फ्री रेडिकल से क्लोरीन के फ्री रेडिकल से मिलता है इस तरह की तो H एक और वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है और इसको फ्री रेडिकल में चेंज करके खुद चला जाता है HCl की शक्ल में बाहर। अब ये जो फ्री रेडिकल है हमारे पास CHCl2 वाला ये रिएक्ट करता है एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ और यूं ये बन जाता है क्लोरोफॉर्म और प्लस यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह से क्लोरीन रेडिकल जो है उसको छोड़ देता है। अब ये क्लोरोफॉर्म जो है आगे रिएक्ट करता है CiCl3 इस रेडिकल के साथ और ये बनाता है CCl3 रेडिकल प्लस HCl। अब ये CCl3 रेडिकल जो है रिएक्ट करता है Cl के साथ Cl2 के साथ और यूं यहाँ पे
हमारे पास बन जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस ये Cl रेडिकल, और ये Cl रेडिकल जो है एक और Cl3 के साथ रिएक्ट करके बना देता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरह से ये रिएक्शन 4 नंबरों का आया हुआ था। ठीक है जी। अब हम इससे आगे अगर देखें तो आगे है मीथेन के यूजेस। मीथेन जो है ये घरों में डोमेस्टिक यूज में भी आती है, एल्यूमिनेटिंग गैस है। ठीक है जी। इसको एक एक करके पॉइंट चाहे तो लिख भी सकते हैं कि एल्यूमिनेटिंग गैस है, डोमेस्टिक यूज में आती है, ये खाना पकाने में भी यूज होती है, और जो बॉयलर बड़े बड़े हैं एनर्जी प्रोडक्शन में यूज हो रही है। मुल्क की जो है वो इस वक्त बिजली जो है सारी इसी के ऊपर इन्हिसार किए बैठी है। इससे हमने आपके सामने अभी अभी जो है वो बनाया है, क्लोरोफॉर्म बनाया है, इसके अलावा क्लोरोमीथेन बनाया है, डाई क्लोरोमीथेन बनाया है, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया है। ये जो क्लोरोमीथेन है ये फर्दर यूज होता है अल्कोहल बनाने में, एल्डिहाइड बनाने में यूज होता है, और एसिड बनाने में ये यूज होता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं जो आप बुक में देख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, जिसमें हमने लेस रिएक्टिवनेस जो है वो एल्केन की पढ़ी है, फिर उसके रिएक्शंस जो है देखे हैं। रिएक्शंस पे जाएं तो हमने कहा है कि कंडीशंस अगर आप इसको सूटेबल प्रोवाइड करें तो फिर 2 तरह के रिएक्शन देता है। एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसके, दूसरी कैटालिटिक या जो है वो थर्मल रिएक्शन है। इनकी टोटल कैटेगरीज जिनको हमने पढ़ा है वो है कंबस्शन, जिसके प्रोडक्ट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट है। फिर इसकी जो ऑक्सीडेशन पे हम गए, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में कार्बन ब्लैक जो है ना बनाया। कार्बन ब्लैक जो है वो यूज होता है प्रिंटिंग में, और इसके अलावा ये यूज होता है जो है इसकी डाइंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। अच्छा जी। इसके अलावा जो है कार्बन ब्लैक जब हमने बना लिया, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनी, फिर कैटालिटिक जो है इसकी ऑक्सीडेशन की, पहले स्टेप पे अल्कोहल बनी, दूसरे पे फॉर्मल्डिहाइड बनी, तीसरे पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना, चौथे पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसमें कन्वर्ट हुआ। फिर हमने इसकी नाइट्रेशन करवाई, फिर हमने इसकी एलोजिनेशन करवाई। एलोजिनेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो उसमें बताया कि जो फ्लोराइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसकी फ्लोरिनेशन कोई नहीं करवाते, और आयोडीन से इसका रिएक्शन बहुत स्लो होता है, वो भी नहीं करवाते। हमारे जो स्कोप के रिएक्शन थे वो क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन थे। क्लोरिनेशन हमने करवाई इसकी,